एक सेकेंड। तो साथियों, आप लोग सभी रेडी हैं उनका स्वागत करने के लिए? आर यू ऑल रेडी? आर जी यू ऑल सर। रेडी? इस यस आवाज से सर। तो मैं इस आवाज से तो मैं उनको बुलाने नहीं वाला, क्योंकि वो हमारे बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं और डायरेक्ट कंपनी की तरफ से हैं। आर यू ऑल रेडी टू लिसन यस हिम? यस सर। आर यू ऑल एक्साइटेड? सर। चलिए, यस तो सर। एक जोरदार शानदार तालियों से इस्तकबाल करिए सर का। आवर ग्रेट ट्रेनर, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर गौरव गुप्ता सर। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। वेलकम टू यू सर ऑन आवर पैनल। ओवर टू यू सर। ऋषि सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर आपका आवाज। ओके ओके। योर वॉइस इज ऑल क्लियर। लेट मी हार्ड म्यूट फर्स्ट। हाँ जी हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम टू द पैनल सर, थैंक यू। जस्ट सेकंड। ओके चलो ठीक है, मैं म्यूट हो गया था, अभी मैं अनम्यूट हो गया। चलो ठीक है। ऋषि सर, प्लीज मुझे एक बार कंफर्मेशन दें, क्या मेरी वीडियो दिख रही है? बिकॉज मेरे वेबकैम का शायद एक्सेस मुझे नहीं मिल रहा है। नो सर, योर वीडियो इज नॉट ओके जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ विजिबल। सेकंड। आई गेस देर इज सम टेक्निकल ग्लिच और समथिंग लाइक दैट, बट कोई बात नहीं। कोई अगर बात वॉइस क्लियर है, ये बीच में हम सॉल्व कर लेंगे इस चीज को ट्रेनिंग के दौरान। मेरी नहीं। वॉइस इज आवाज। ऑल क्लियर सर, वॉइस इज ऑल क्लियर, नो हाँ प्रॉब्लम। तो बस हम ट्रेनिंग को अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बिकॉज 7:18 हो चुके हैं। यस। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पैनल पे 170 प्लस पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, विच इज अ क्वाइट गुड नंबर। तो काफी अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग शायद अभी भी प्रेजेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप उनको मैसेजेस करते रहे ट्रेनिंग के दौरान भी। और लिंक को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज लिंक शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ा ही इजी प्रोसेस होता है लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होने का। आप सभी को पता है, बहुत टाइम से आप लोग जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दोस्तों निकाला है आज। और यकीन मानिए, ये जो टाइम फ्रेम आज का होगा 1.5-2 घंटे का, ये वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज आज हम अपने कंपनी के एक कोर फाउंडेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज हम सभी को पता है डेट AWPL इज अ 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बिना प्रोडक्ट के हमारी कंपनी में एक भी इंसान काम नहीं कर पाएगा। अगर कंपनी में टिकना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि इस फाउंडेशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज इसी फाउंडेशन के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो अब हम ट्रेनिंग को रिज्यूम करेंगे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उस पे हम आएंगे। और मैं देख रहा था ऋषि सर ने पहले ही सबसे कंफर्मेशन ले लिया था कि आप लोगों के पास नोटबुक और पेन है कि नहीं। तो आप लोगों ने पहले ही उन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग 180 प्लस हो चुके हैं पार्टिसिपेंट्स। तो चलो, संख्या अच्छी आ गई है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तमाम मैनेजमेंट टीम का, साथ ही साथ हमारी कंपनी के ऑनरेबल MD एंड CEO डॉक्टर संजीव सर का। बिकॉज आज आपको पता है कि हमारे डॉक्टर संजीव सर के वजह से हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग में वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनी में से एक बन चुकी है। और इसका बहुत बड़ा रोल हमारे MD सर को जाता है। साथ ही साथ दिलों से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आज के लीडर्स, मिस्टर सत्यानंद पांडे सर का। ऋषि सर, थैंक यू सो मच अपने टीम में मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मिलता हूं और इस टीम के साथ जुड़ता हूं। आज पता नहीं, बहुत सारे लोगों के चेहरे को मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे चेहरे को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं विजिबल हो जाऊं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और आपको पता है कि ट्रेनिंग के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि जब भी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग या कोई भी दूसरी ट्रेनिंग करते हैं ना कंपनी के रिगार्डिंग, तो हमारा जो वातावरण होना चाहिए बिल्कुल शांत होना चाहिए। बिकॉज मल्टीपल टास्क अगर अभी आप लोग करेंगे, बहुत सारे एक दो लोगों को अभी मैंने देखा बाइक चलाते हुए और कैमरे को ऑन करके, वैसे लोग कैमरे को ऑफ कर ले,
खाली सुनते रहे, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ट्रेनिंग को लीव कर दें, क्योंकि बाइक चलाते चलाते ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर ट्रेनिंग करनी है, सीखनी है, तो आपको एकांत में 1-1.5 घंटे के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर 1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय आपके पास नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत भाव के साथ रेडी है सीखने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी AWPL आयुर्वेदा और वेलनेस के सिद्धांत को फॉलो करती है। तो जब हम ट्रेनिंग की शुरुआत अभी करेंगे, तो पहले हम आयुर्वेदा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जरूर करेंगे। और मेरा बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं, तो मेरी जो पढ़ाई रही है वो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी और वेलनेस के अंदर मैंने पढ़ाई अपना करा है। 8 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो मैं आयुर्वेदा के हिसाब से ही काम करता हूँ, वेलनेस के हिसाब से ही काम करता हूँ। और हमारी कंपनी भी आयुर्वेदा और वेलनेस के प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। तो पहले ब्रीफ में हम आयुर्वेदा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम आयुर्वेदा के इतिहास के बारे में बात करें, थोड़े हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो WHO ये कहता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा है। मींस आयुर्वेदा से पहले इंसान को ये पता नहीं था कि किसी बीमारी को डायग्नोस करके रूट कॉज पे उनका इलाज कैसे किया जाए। ये जो टेक्निक है, ये जो साइंस है, ये आयुर्वेदा ने दुनिया को सिखाया। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने ये बात कही है लिखित तौर पे। अपने पोर्टल पे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। और बड़ा ही गर्व होता है ये बताते हुए हम सभी को कि आयुर्वेदा की शुरुआत भारत से हुई। हमने दुनिया को एक ऐसे साइंस के बारे में बताया, एक ऐसे विज्ञान के बारे में बताया जो बीमारियों को पहचान कर उनके रूट कॉज पे काम करता है। बिकॉज आपको पता होगा कि आयुर्वेदा शब्द अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आयुर्वेदा बेसिकली 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता होगा वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, आयु और वेद। आयु का मतलब क्या होता है सभी को पता है, उम्र, एज, लाइफ, जीवन। और वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। और आयुर्वेदा के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा गया है, ये मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मैं कोई किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं एक सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करता हूं। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब भी आप अपने हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग में जाते होगे, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, निरोगी काया। कितने लोगों ने सुना है ये, पहला सुख निरोगी काया? आई गेस सभी ने सुना है। अगर आपने हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कभी भी ज्वाइन करा होगा या हमेशा जाते होगे, तो ये चीज आपने जरूर सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो निरोगी काया है ना, इसे ही एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। निरोगी का मतलब जिसे कोई भी रोग ना हो, और काया का मतलब हमारा शरीर। यानी कि किसी इंसानी शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई भी मानसिक और शारीरिक समस्या नहीं होती, उसे हम निरोगी काया कहते हैं, एज पर आयुर्वेदा। लेकिन एक मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूं आप सभी को, कि जिस देश ने दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में बताया, लाइफ ऑफ साइंस के सॉरी साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया, निरोगी काया के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, आज उसी देश में सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति रहते हैं। मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं। और 2-4 बीमारियों का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, भारत में आज हर घर के अंदर बीमारी ने अपना जगह बना लिया है। ऐसा एक भी घर भारत में नहीं है जहां पे कोई इंसान 100% हेल्दी हो। हम सभी के अंदर थोड़ी बहुत बीमारियां हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान हैं।
दो चार एग्जाम्पल में बताऊं तो जो भारत की सबसे गंभीर समस्या है वो है डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, जनरली शुगर कहते हैं, कि शुगर की शिकायत हो गई। और डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि 2023 तक, यानी कि अब से 2 साल पहले तक, भारत में लगभग 13 करोड़ लोगों में डायबिटीज की शिकायत थी, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या प्री डायबिटिक हो। ये तीनों को अगर हम जोड़ ले तो 2 साल पहले तक लगभग 13 करोड़ लोगों में डायबिटीज की शिकायत थी, जो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 13 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। और डब्ल्यूएचओ ये भी कहता है कि आज से 5 साल बाद, यानी कि 2030 तक, अगर इसी रेशियो से ये बीमारी बढ़ते चला जाएगा ना, तो 2030 तक भारत में लगभग लगभग 45 करोड़ लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझिए, 45 करोड़ लोगों में अगर शुगर की शिकायत होगी तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि शुगर में होता क्या है, एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। लोग समझते हैं कि शुगर की वजह से खाली उनका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, नहीं। शुगर के वजह से दो तीन बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमारे शरीर में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस इंसान का ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा 350 से ज्यादा रहता है ना, और लंबे समय तक ये रहेगा, जनरली आप समझे कि 5-7 सालों तक आपका एक जनरल शुगर लेवल 300-350 से ज्यादा है, तो उस इंसान में बहुत बड़े चांसेस होते हैं किडनी फेल्योर के। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। अगर यहाँ पे कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा तो वो रिलेट भी शायद करेगा कि हाँ, जैसे जैसे डायबिटीज की शिकायत लंबे समय तक चलती रही, मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। दैट मीन्स आपका जो किडनी है उसका फंक्शन स्लो हो रहा है। तो डायबिटीज की वजह से हमारी किडनी पे भी असर पड़ता है। सेकेंड प्रॉब्लम, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई एक समस्या है जिसको हम कहते हैं डायमेंशिया, जहां पे लोग छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते। भूलने वाली बीमारी होती है ये, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। डायमेंशिया का बहुत बड़ा रिलेशन डायबिटीज के साथ है। और मैं बता दूं कि डायमेंशिया में भी भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, जो हमारे आंखों से जुड़ी हुई समस्या है, जहां पे अगर ग्लूकोमा बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे आंखों में तो इंसान कंप्लीट ब्लाइंडनेस की ओर भी जा सकता है। और ग्लूकोमा का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन डायबिटीज के साथ है। तो यानी कि एक डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में 3 बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ सकती है। और डायबिटीज का कैपिटल कौन सा देश है? भारत। आप सभी को पता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे भारत में है। तो ये तो चलो खाली डायबिटीज के बारे में। दो तीन एग्जांपल और, पीसीओडी, ये एक गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है। मुझे आप लोग खाली स्क्रीन पे थम्स अप या थम्स डाउन करके बताएंगे, क्या आज से 20 साल पहले आप लोगों ने पीसीओडी का नाम सुना था? कितने लोगों ने 20 साल पहले पीसीओडी का नाम सुना था? मैंने तो कभी नहीं सुना। मोस्टली लोग नो बोल रहे हैं, ओके। अभी ये बहुत कॉमन चीज हो चुका है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी का नाम कितने लोग हमेशा सुनते हैं कि पीसीओडी के पेशेंट मुझे मिल रहे हैं? मोस्टली लोग हैं, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, ये महिलाओं से जुड़ी हुई एक समस्या है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ओवरी में गांठ बनने की ये समस्या होती है। इसको जनरली आप लोग खाली इतना समझो कि आज के डेट में पूरी दुनिया में पीसीओडी के पेशेंट भी सबसे ज्यादा भारत में है। कितने पेशेंट हैं? एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हर 10 में से 6 महिलाओं के अंदर पीसीओडी के सिम्टम पाए जाते हैं भारत के अंदर। यानी कि 60% भारतीय महिलाओं में पीसीओडी के सिम्टम्स मिल सकते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है और बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। क्योंकि पीसीओडी की वजह से 3-4 नई बीमारियां और भी होती है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद से थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, एक सवाल और पूछूंगा कि आज से 25-30 साल पहले, चलो 20 साल पकड़ लो, 25 साल भी नहीं जाना है, 20 साल पहले क्या हार्ट अटैक एक कॉमन समस्या थी? क्या आए दिन हमें न्यूज सुनने में आता था कि किसी युवक को जिम करते हुए हार्ट अटैक की दिक्कत आ गई?
किसी बच्चे को स्कूल में हार्ट अटैक की समस्या आ गई, कोई बुजुर्ग स्टेज पे कुछ बोल रहा है उसको हार्ट अटैक की समस्या आ गई, ऐसा हम कभी नहीं सुनते थे 20 साल पहले तक। लेकिन आज के डेट में आप लोग मेरे से अग्री करोगे कि आए दिन हमें हार्ट अटैक वाले न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज चैनल के थ्रू या अपने आसपास में हम खुद ही इस चीज को विटनेस करते हैं कि किसी आम इंसान को जिसकी उम्र 25-30 साल है, उसको जिम करते हुए भी हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। अभी राजस्थान का एक केस बता रहा हूँ, 1.5 या 2 महीने पहले का केस है। क्लास 3 की एक बच्ची को, जिसकी उम्र शायद 9 या 10 साल के आसपास होगी, उस बच्ची को भी हार्ट अटैक की दिक्कत आई थी और हॉस्पिटल जाने से पहले उसका डेथ हो गया। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी बहुत तेजी से भारत में ग्रोथ पे है। लास्ट एग्जाम्पल, बीमारियां तो बहुत सारी है लेकिन आखिरी एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कैंसर के बारे में, बिकॉज कैंसर को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और कैंसर के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, क्योंकि किसी फैमिली में अगर एक इंसान को भी कैंसर होता है ना, तो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। और 2025 का बजट अगर आपने पढ़ा होगा तो उस बजट में भारत सरकार ने बहुत सारे नए कैंसर हॉस्पिटल्स खोलने का प्रस्ताव रखा है। यह हमें इंडिकेट करता है कि भारत में कैंसर के पेशेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कितने पेशेंट बढ़ते हैं? हर साल 15 लाख नए कैंसर पेशेंट आते हैं, पुराने नहीं, नए पेशेंट। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 15 लाख में से लगभग 8 से 10 लाख पेशेंट बचते नहीं है, जीवित नहीं बच सकते। खराब इलाज के कारण कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पैसों की तंगी के कारण मर जाते हैं, और कुछ लोग अवेयरनेस ना होने के कारण मर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हमने दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में बताया और आज हम ही सबसे ज्यादा बीमार हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर भारत में ये बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ी क्यों। कुछ तो गलत हमने किया होगा कि आज 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर भारत बीमारियों का गढ़ बन चुका है। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमने करी कि हमने अपने खान पान को बदल दिया। हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू किया, और जो वेस्ट में लोग खाते हैं वो खाना हमने भी खाना शुरू कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली से हूं, और दिल्ली में फास्ट फूड कल्चर बहुत तेजी से ग्रो करा। जितने भी लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको पता होगा कि बाहर का खाना कितना कॉमन हो चुका है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस जाने वाले जो प्रोफेशनल्स हो, उनके लिए भी। और वीकेंड पे भी मोस्टली लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो बर्गर हो, पिज्जा हो, चाउमीन हो, समोसे हो, एनीथिंग। तो फास्ट फूड का भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं हमेशा देता हूं, और आज भी मैं बताना चाहूंगा बर्गर के बारे में। 200 लोग हैं यहाँ पे, सभी ने कभी ना कभी बर्गर तो जरूर खाया होगा। कितने लोगों ने खाया है? एक बार थम्स अप करके बताएंगे आप लोग? चलो, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने थम्स अप कर दिया। चलो बढ़िया। कुछ लोग तो सीधा सीधा मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर बर्गर नहीं खाया तो समोसा जरूर खाया होगा, जो बर्गर का एक छोटा भाई है। चलो जी, तो बर्गर का ही मैं एग्जांपल दूंगा, बिकॉज ये मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ठेले पे भी मिल जाता है, बड़े शहरों में भी मिलता है, छोटे शहरों में भी मिलता है, हर जगह अवेलेबल है। देखिए, जब हम एक बर्गर खाते हैं तो हम क्या गलती करते हैं इसको समझते हैं। एक बर्गर से एक एडल्ट ह्यूमन को 1 हफ्ते का तेल मिल जाता है। मींस जितना ऑयल हमें 1 हफ्ते में चाहिए ना सस्टेन करने के लिए, उतना ऑयल का इनटेक हम एक बर्गर से ले लेते हैं, और ये बहुत सारे लैब रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम ये मिस्टेक जाने में कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं? हमारे पास ये अवेयरनेस थी नहीं, इसीलिए हमने ये गलती करना शुरू कर दिया कि हम खुद भी ये फास्ट फूड खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल दूंगा, एमएसजी, जिसको कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसका नाम। अजीनोमोटो कहते हैं इसको। चाउमीन में इसको मिलाया जाता है, पैकेट वाले चिप्स में मिलाया जाता है, बहुत सारे चॉकलेट्स में मिलाते हैं। एमएसजी के बारे में मैं बता दूं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये भारत में होता है। और एमएसजी करता क्या है, जितना टॉक्सिन्स अल्कोहल पीने से हमारे लिवर में बनता है ना, उसका लगभग
30% टॉक्सिन्स एमएसजी से भी बनता है। तो अगर हम डेली बेसिस पे फास्ट फूड खाएंगे, पैकेट वाला चिप्स खाएंगे, एक बहुत पॉपुलर चॉकलेट है जो अंडे के शेप का होता है, जिसके अंदर खिलौने को भी फ्री करके दिया जाता है, बच्चों का चॉकलेट है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उस पे भी बहुत सारे ब्लेम आ चुके हैं। एक नूडल्स है जो 2 मिनट में तैयार हो जाता है, पीले पैकेट में आता है। तो ये जितने भी नूडल्स हैं ना, ये जितने भी चॉकलेट्स हैं, इन्होंने बहुत सारे लिखित तौर पे माफी भी मांगी थी, बिकॉज इन पे बहुत सारे ब्लेम लग चुके हैं। तो बाहर का खाना जैसे जैसे भारत में बढ़ा, वैसी वैसी बीमारियां भी बढ़ी। एक और सवाल आता है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने लाइफ में कभी बाहर का खाना नहीं खाया, मैं क्यों बीमार पड़ता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, आपसे भी बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो इसका भी एक सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूं। भारत में जब भी खाना बनता है तो मसाले का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं ना। और मोस्टली भारत में 90% घरों में हम पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि वो मसाले के अंदर है क्या, केमिकल है या ऑर्गेनिक है, हमें ये नहीं पता। हमने तो खाली टीवी पे ऐड देख लिया कि शाहरुख खान ने बोला है ये मसाला लेना है तो लेना है, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया लेना है तो लेना है। और 2023 का मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूं। 2023 में भारत के दो सबसे बड़े मसालों के ब्रांड को नेपाल ने, हांगकांग ने और सिंगापुर ने बैन कर दिया था। कौन से वो दो ब्रांड्स है आपको ध्यान में आ जाएगा। शाहरुख खान भी उसका ऐड करता है, अमिताभ बच्चन भी उसका ऐड करता है। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा मैं ब्रांड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों ब्रांड्स को नेपाल ने, सिंगापुर ने और हांगकांग ने बैन इसलिए किया क्योंकि लैब रिपोर्ट में ये पाया गया कि इनके हल्दी के अंदर 60% से ज्यादा आर्टिफिशियल कलर, केमिकल्स और लीड का इस्तेमाल किया जाता था, मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कैंसर का खतरा 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही छोटे छोटे मिस्टेक के कारण हम इतने तेजी से बीमार हो गए कि हम क्या खा रहे हैं हमें ये नहीं पता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम सीधा एलोपैथी के पास जाते हैं। ये पूरा कल्चर है भारत का। भारत में लोग अगर बीमार होते हैं तो वो एलोपैथी के पास जाते हैं, हम सभी ये काम करते हैं ना। एलोपैथी के बारे में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एलोपैथी कोई खराब चिकित्सा पद्धति नहीं है। मैं एलोपैथी का भी सपोर्टर हूं, मुझे एलोपैथी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बस इमरजेंसी पर्पस के लिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया उस वक्त एलोपैथी बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, बहुत जैसे सपोज करो कोई इंसान है जिसका एक्सटर्नली कोई घाव हो गया, अब उसको सर्जरी करके निकालना है, उसके लिए एलोपैथी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज का इलाज एलोपैथी के पास नहीं है, ये खुद एलोपैथी कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को भी डायबिटीज की समस्या है, वो एलोपैथी से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको एलोपैथी में खाली ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए दवाइयां दी जाती है, जैसे ग्लाइकोमेट वगैरह, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जाता। थायराइड का भी यही हाल है। अगर कोई थायराइड का पेशेंट होगा तो उसको पता होगा कि उसको थायरोक्सिन्स जिंदगी भर खाने के लिए बताया जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि आप साल भर का एक कोर्स लो और आप ठीक हो जाओगे, ये कभी नहीं बोला जाएगा। माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम लोग 10 साल से खाली स्टेरॉइड और पेन किलर खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि ये ठीक कब होगा। बहुत सारे फैटी लिवर के पेशेंट है, बहुत सारे किडनी वाले पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पीसीओडी के जो फीमेल्स है खास करके बड़े शहरों में, इनको भी एलोपैथी हमेशा किसी प्रकार का कोई केमिकल वाला दवा देगा और बोलेगा कि आपको ये खाते रहना है, कब रुकना है ये पता नहीं है। यहीं पे एंट्री होती है आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम बीमारियों के रूट कॉज पे काम करें और शरीर के अंदर एक शुद्ध वातावरण बना दें तो हम बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, आज AWPL आयुर्वेदा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोटोकॉल को फॉलो करके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप किए हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। और हमने 10 सालों के अंदर भारत में लाखों लोगों के जीवन से दवाइयों को छुड़वाया है। और आज इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जितने भी ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो आपको मार्केट में डेली पेशेंट जो मिलने वाले हैं जब आप फील्ड में जाना शुरू करोगे। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग हैं जो रेगुलर फील्ड में जाते हैं, जो रेगुलर फील्ड में जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो जो इंसान रेगुलरली फील्ड में जाएगा ना, उसको बहुत सारे ट्रेंडिंग बीमारी वाले पेशेंट मिलेंगे। और आज उन्हीं बीमारियों के बारे में मैं आपको सॉल्यूशन देके जाने वाला हूँ। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। ध्यान रहे, आज की ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स के हिसाब से जैसे जैसे मैं कॉम्बिनेशंस को बताऊंगा, डोज को बताऊंगा, आपको वैसे वैसे नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब प्रोडक्ट्स पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए दोस्तों, लाइफ स्टाइल डिजीज आज का हमारा टॉपिक है। और लाइफ स्टाइल डिजीज से पहले हमें अपने शरीर को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। बीमारी जब होगी तब होगी, पहले प्रिवेंशन जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। हमारी कंपनी का बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने यूज भी करा होगा, और बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी करा होगा पेशेंट को, और इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ये बेसिकली करता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बेहतर करने वाला प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक आर्मी है। जैसे आपने देखा होगा कि आज बॉर्डर पे इंडियन आर्मी तैनात है, ताकि बाहरी दुश्मन हमारे घर में अटैक ना करे। ठीक वैसे ही ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर तैनात होता है, ताकि बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक ना करे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने 5 साल पहले देखा था, कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के वक्त भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक जॉइंट एडवाइजरी जारी की थी कि अगर हमें कोविड से बचना है तो हमें अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा। और ऐसा हुआ भी। जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर थी कोविड के दौरान, वो लोग या फिर हॉस्पिटल जा रहे थे या फिर उनकी डेथ हो रही थी। बट जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी, कोविड होने के बावजूद भी वो अपने घरों में कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो रहे थे। ये चीजें हमने देखी थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इम्यून सिस्टम बच्चे के लिए भी जरूरी है, एडल्ट के लिए भी जरूरी है, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारी जब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो हमारे आसपास के जितने भी वायरस हैं हमारे शरीर के अंदर जाके बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हेल्दी इंसान भी कम से कम साल में 3 महीने ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें। जिनको बीमारी है वो तो करेंगे, जो स्वस्थ है वैसे लोग भी साल में कम से कम 3 महीने ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इम्यूनोडॉक रस जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका डोज क्या होगा और लेने का तरीका क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका डोज होता है 20-20 ml। एडल्ट का ये डोज है। जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनके लिए ये डोज बता रहा हूँ। 20-20 ml, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। ये जो छोटा सा गैप है ना, ये गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम खाली प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हम पूरे लाइफ स्टाइल पे काम कर रहे हैं। तो गैप का ध्यान भी जरूर रखें। 20-20 ml, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। अगर किसी बच्चे को हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, सपोज करो कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है, 10 साल, 12 साल, 13 साल का कोई बच्चा है, तो हम उसे 8 से 10 ml तक देंगे। ठीक है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। एक सवाल आता है, और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो इम्यूनोडॉक रस है ना, ये किसे नहीं देना चाहिए। अब सभी को पता होगा, अगर पता है तो मुझे एक बार लिख के बता दें कि इम्यूनोडॉक रस किसे नहीं देना चाहिए। मैंने चैट बॉक्स खोल रखा है, एक बार मैं देख लूं आंसर आया या नहीं। शुगर, ओके ओके ओके, डायबिटिक, यस करेक्ट। डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज इसके अंदर हमने एप्पल का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत सारी जड़ी बूटी है, लेकिन हमने एप्पल का भी इस्तेमाल किया है। और हमने ये बचपन से पढ़ा था, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये तो अच्छी बात है, बट इस केस में, यानी कि डायबिटीज वाले केस में,
सेब एक मीठा फल माना जाता है और मीठा हम डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देते। तो प्लीज इसको नोट डाउन करें। बहुत सारे लोगों ने गलती करी थी। अभी मैं एसओएस में गया था, वहां पे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने इम्यूनोडॉक रस डायबिटीज वाले मरीज को दिया था। ये गलती ना करें, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाएगा, जिसका नाम है स्क्लीपियस च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश के बारे में एक मिथ फैलाई गई है भारत में कि च्यवनप्राश खाली सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए। ऐसा मानते हैं ना बहुत सारे लोग। मेरे भी घर में बचपन में यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता था कि नवंबर का मौसम आते आते च्यवनप्राश का डब्बा खुल जाता था और मार्च खत्म होते होते डब्बा गायब। तो मुझे आप लोग ये बताएं, क्या लो इम्यूनिटी की समस्या खाली नवंबर से मार्च तक होता है? ये तो कभी भी हो सकता है। तो टेक्निकली हम च्यवनप्राश भी कभी भी खा सकते हैं। 12 महीने तक खाने वाला ये प्रोडक्ट है। लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो च्यवनप्राश की तासीर गर्म होती है। मींस ये हमारे शरीर में गर्माहट को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए हम गर्मियों के मौसम में इस च्यवनप्राश का डोज कम रखेंगे। कितना डोज रखेंगे? डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है। तो अभी हम ये च्यवनप्राश एडल्ट को अगर देते हैं गर्मी के हिसाब से तो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं देंगे। पूरे दिन में 5 ग्राम, चाहे तो मॉर्निंग में दे दे या इवनिंग में दे दे, लेकिन 5 ग्राम से ज्यादा नहीं देंगे। अगर हम सर्दियों के मौसम में ये च्यवनप्राश किसी एडल्ट को देंगे तो 10 ग्राम तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं। गर्मियों के मौसम में 5 ग्राम, सर्दियों के मौसम में 10 ग्राम। और बच्चे को हम डोज हाफ करके देंगे। ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। बच्चे को देना है तो प्रोडक्ट का डोज हाफ करना है। क्लियर? अब सवाल आता है, ये च्यवनप्राश डायबिटीज वाले मरीज को देना है या नहीं देना है? आप लोग थम्स अप या थम्स डाउन करके मुझे बता दें फटाफट। स्क्रीन के ऊपर थम्स अप या थम्स डाउन करते हैं। ओके, कुछ लोगों ने नो बोला है और कुछ लोगों ने ये बोला है। कुछ लोग थम्स अप भी किया। चलो ठीक है। द आंसर इज नो, नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज देखिए, कोई भी जब च्यवनप्राश बनता है आयुर्वेदा के हिसाब से तो उसका एक बेस हम पहले तैयार करते हैं। उस बेस में डेयरी प्रोडक्ट भी होता है, यानी कि गाय का देसी घी भी होता है और हनी भी होता है, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है। तो हम हनी या गाय का देसी घी डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देते। दैट्स वाई ये च्यवनप्राश भी हम डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर आपने इम्यूनोडॉक भी मना कर दिया, आपने च्यवनप्राश भी मना कर दिया, तो डायबिटीज वाले मरीज को क्या दें? देखिए, अगर किसी डायबिटीज वाले मरीज का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो उसके लिए मैं 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक देंगे। अगर किसी डायबिटीज वाले मरीज का इम्यून सिस्टम खराब होता है तो उसे हम 3 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट देते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? आयुष क्वाथ पाउडर। पहला ऑप्शन आयुष क्वाथ पाउडर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आयुष क्वाथ पाउडर नहीं मार्केट में अवेलेबल है, फ्रेंचाइजी में अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आएगा जिंक कैप्सूल। दूसरा ऑप्शन जिंक कैप्सूल। अगर जिंक कैप्सूल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप। पहला आयुष क्वाथ पाउडर, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जिंक कैप्सूल, अगर जिंक कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो इम्यूनिटी ड्रॉप। ये तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप डायबिटीज वाले मरीज को तब देंगे जब उनके शरीर में लो इम्यूनिटी की समस्या आएगी, ठीक है। तो इम्यूनिटी के हमने 5 प्रोडक्ट्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोडक्ट पे आते हैं, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। थंडर ब्लास्ट रस बड़ा ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और बहुत सारे डिजीज में काम आता है। आज हम एक स्पेशल डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो कि पुरुषों से जुड़ी हुई एक समस्या है, जिसको मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या कहते हैं। देखिए, आज के डेट में भारत में, खास करके बड़े शहरों में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बड़े शहरों में भी आजकल बहुत सारे
यंगस्टर्स के अंदर भी, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास है, 35 साल के आसपास है, उनके अंदर भी लो स्पर्म काउंट की समस्या आ रही है। और आई गेस आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते होंगे जिनमें लो स्पर्म काउंट की समस्या की जो ट्रेंड है वो आपने देखा होगा बढ़ते हुए। तो ये प्रोडक्ट लो स्पर्म काउंट में जरूर देंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर समस्या किसी को होती है, ठीक है, अगर किसी को एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट देंगे। तीसरा केस मैं बता दूं जो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान है जिसके शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है, बार बार मस्कुलर फटीग की समस्या है, उस केस में भी ये प्रोडक्ट जरूर देना है। ये प्रोडक्ट बेसिकली करेगा क्या, ये जो पुरुषों का एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा और उनके शरीर में ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो वहां पे आप रिजल्ट को ला सकते हैं। तो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर में हम क्या कॉम्बिनेशंस देते हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट में या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, उसका मैं एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और साथ में मैं एक चीज अभी रिपीट कर दूं, कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको डोज भी लिखना है, क्योंकि डोज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिजल्ट में। तो पहले तो कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट हम फेनुग्रिक कैप्सूल लेंगे। ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। ध्यान रहे एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खा लिया, आधे घंटे का गैप लगा दिया, अब 15 ml थंडर ब्लास्ट लेना है। उसको लगभग 100 ml गुनगुने पानी में मिलाना है और मॉर्निंग में पीना है। यानी कि मॉर्निंग में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद 15 ml थंडर ब्लास्ट लेंगे, 100 ml गुनगुने पानी में मिलाएंगे और उसे पिएंगे। क्लियर। थंडर ब्लास्ट लेने के बाद हमें लेना है पुनर्नवा। ठीक है, थंडर ब्लास्ट ले लिया, अब पुनर्नवा लेंगे 10-10 ml दिन में 2 बार। थंडर ब्लास्ट के बाद पुनर्नवा हम जरूर ऐड करेंगे, डोज रहेगा 10 ml, और इसको दिन में 2 बार हमें लेना है पुनर्नवा को। ठीक है, जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में लिखे आप लोग। पुनर्नवा ले लिया, अब हमें क्या करना है, शाम में प्रोडक्ट को कैसे लेना है, यानी कि डिनर के बाद प्रोडक्ट कैसे लेते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, डिनर के बाद हम लगभग 150 से 200 ml गुनगुना दूध लेंगे विदाउट शुगर। 150 से 200 ml दूध लेना है बिना शुगर के। उस दूध में 15 ml ठंडर को मिलाना है, उस दूध को पी जाना है। ठीक है। रात को हमने दूध के साथ ठंडर ले लिया, सुबह में हमने गुनगुने पानी के साथ लिया था, रात को दूध के साथ लिया है। इसके बाद से हमें शिलाजीत ऐड करना है। शिलाजीत 1 ग्राम के आसपास लेंगे और उसे 1 कप पानी में घोल के पिएंगे। ठीक है। और एक टेस्टोफास्ट कैप्सूल जरूर ऐड करें। मैं रिपीट कर देता हूं कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमने फेनुग्रिक ऐड करा था, फिर हमने ठंडर ऐड करा, इसके बाद से पुनर्नवा हमने ऐड करा है, और रात को शिलाजीत और टेस्टोफास्ट। ठीक है। इस हिसाब से हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। अब ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, यानी कि थंडर ब्लास्ट किसे नहीं देना है, ये भी आप लोग नोट डाउन करें। ये प्रोडक्ट हमें हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसे ये प्रोडक्ट ना दें। इस चीज को नोट डाउन जरूर करें। ठंडर देने से पहले पेशेंट से जरूर ये चीज कंफर्म कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे शरीर में ब्लड को बहुत ज्यादा सर्कुलेट करता है, और जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, प्लीज उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। जिसको भी आपने थंडर ब्लास्ट दिया है ना, उस इंसान को पंच तुलसी ना दें। ठीक है। थंडर के कॉम्बिनेशन में पंच तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। ठीक है। बहुत सारे लोग ये छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया लेकिन पंच तुलसी भी ऐड कर दिया। तो थंडर के कॉम्बिनेशन में पंच तुलसी नहीं देना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए,
महिलाओं के केस पे हम थोड़ा बात करेंगे, गायनिकोलॉजिकल समस्याओं में, जिसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है गायनी डॉक रस। ये प्रोडक्ट काम कहाँ कहाँ है, कौन कौन से केस में आता है? सबसे पहले तो टीनेज गर्ल्स में जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड्स की, जो पीरियड्स की जो डेट है जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी पीरियड्स 15-20 दिनों पे आ रहा है, कभी 1 महीने के गैप पे आ रहा है, कभी 2-2.5 महीने के गैप पे आ रहा है। अगर वैसा कोई केस है वहां पे ये प्रोडक्ट जरूर देना है। सेकंड, पीसीओडी की अगर समस्या हो रही है, ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की अगर समस्या है, उस केस में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पीसीओडी के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ल्यूकोरिया की अगर समस्या है, जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज वाले केस में भी ये प्रोडक्ट देना है। ठीक है। अगर किसी महिला को डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपकी यूट्रस में स्वेलिंग हो गई है और यूट्रस को अब रिमूव करना पड़ेगा, अगर ऐसी भी कोई केस आपको इन केस मिलती हो, अगर उस केस में भी ये प्रोडक्ट आप जरूर दें, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। ठीक है। तो इरेगुलर पीरियड्स में भी ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, पीसीओडी में भी दे सकते हैं, ल्यूकोरिया की समस्या है वहां पे भी दे सकते हैं, और अगर यूट्रस में स्वेलिंग है, वहां पे पानी अगर भर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, सिस्ट के अंदर, उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट जरूर देंगे। प्रोडक्ट लेने का जो तरीका है बिल्कुल सेम रहेगा। ये जितने भी बीमारियों के बारे में अभी हमने बात करा है, ये सभी बीमारियों का सेम कॉम्बिनेशन रखते हैं। ठीक है। हाँ जी, अगर एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, उस केस में भी ये प्रोडक्ट आप देंगे। बेबी कंसीविंग की अगर समस्या होती है, ठीक है, जो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रोडक्ट लेने का तरीका और इसका डोज क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, ध्यान से लिखेंगे। कॉम्बिनेशन के बाद कुछ बेसिक परहेज है, उस परहेज को भी आप जरूर बताएंगे पेशेंट को प्रोडक्ट के साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम गायनीडॉक रस इस्तेमाल करते हैं। डोज 20 से 25 ml, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml गायनीडॉक, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, गायनीडॉक दे दिया। अब हम शरीर के पीएच को मेंटेन करने के लिए एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसका नाम है क्लोरोडॉक। ठीक है, तो क्लोरो हम जरूर ऐड करेंगे। इसके बाद कितना ऐड करेंगे? सपोज कीजिए किसी को अगर हमने 20 ml गायनीडॉक दिया है तो उसको हम 20 ml क्लोरो देंगे। किसी को अगर हमने 25 ml गायनी दिया तो क्लोरो का डोज भी हम मैच करके 25 ml रखेंगे। ठीक है, जितना गायनीडॉक का डोज उतना ही क्लोरो का डोज होगा, और दिन में 2 बार क्लोरो भी ऐड करना है। क्लोरोडॉक भी हमने ले लिया, गायनीडॉक भी ले लिया। अब हम गट हेल्थ पे काम करेंगे। इसके लिए हम एक्टिव फाइबर ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना ऐड करना है एक्टिव फाइबर? 5 ग्राम एक्टिव फाइबर, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। एक्टिव फाइबर लेते कैसे हैं? 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, ध्यान रहे पानी गुनगुना होना चाहिए। उस पानी में लगभग 5 ग्राम एक्टिव फाइबर मिलाएंगे, उस पानी को पी जाएंगे। ठीक है। अगर एक्टिव फाइबर में कुछ एक्स्ट्रा आपको डालना है तो आप करकी डॉक ड्रॉप भी डाल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक्टिव फाइबर में और क्या हम मिला दें जिससे इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाए, तो करकी डॉक ड्रॉप भी आप मिला सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ साथ, वो एक्स्ट्रा में रहेगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। करकी सॉरी एक्टिव फाइबर भी हमने ले लिया। अब हम रात को चलते हैं और डिनर के बाद एक विमेन वेलनेस कैप्सूल लेंगे। ध्यान रहे विमेन वेलनेस कैप्सूल खाली रात में लेना है और डिनर के बाद लेना है, और एक कैप्सूल से ज्यादा ना ले। ठीक है, विमेन वेलनेस भी ले लिया और त्रिफला ऐड करेंगे इसके बाद। त्रिफला लेने का मैं तरीका समझा देता हूं। जब भी मैं त्रिफला बताऊंगा सेम तरीके से हम देंगे, चाहे वो गायनिकोलॉजिकल समस्या हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम में त्रिफला लेने का तरीका एक ही होगा। तो त्रिफला लेते कैसे हैं मैं समझा देता हूँ। डिनर करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें 20 ml त्रिफला 100 ml पानी में मिलाना है। पानी गुनगुना हो तो बहुत बेहतर होगा। तो 20 ml त्रिफला 100 ml गुनगुने पानी में मिलाए और उसे रात को पिए। ठीक है।
त्रिफला पीने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। ध्यान रहे, त्रिफला जब पी लिया रात को, अब कुछ खाएंगे नहीं, कम से कम 7 से 8 घंटों तक। इसीलिए मैंने त्रिफला बिल्कुल रात को बताया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। उस वक्त हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट भी देना है। तो जब भी हम त्रिफला पीते हैं कुछ खाते नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, त्रिफला भी ले लिया। अब परहेज क्या करना है, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। परहेज के बारे में मैं बता देता हूँ सभी को। जिसको भी आपने गायनी डॉग दिया है, सिंपली उसे खट्टा सामान पहले मना कर दे। चाहे वो इमली हो, आमचूर हो, बहुत ही ज्यादा खट्टा दही हो, तो खट्टे सामान से हमें बचना है इस केस में। ठीक है, इसके बाद से खाने में गैप ना लगाएं। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें बहुत लंबा गैप नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है जिनको ये प्रॉब्लम होती है और वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है लंच स्किप करते हुए। तो ये गलती ना करें, हमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन लेते रहना है। किस टाइप का भोजन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? भोजन ठंडा ना हो। ठीक है, अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल गर्म होना चाहिए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी गर्म होना चाहिए। ठीक है, हाई फाइबर फूड लेंगे, प्रोटीन भी जरूर ऐड करें। तो अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग वगैरह खा सकते हैं, फायदा करेगा। अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो स्प्राउट्स खाएं, इसके अलावा सोयाबीन खाएं, पनीर खा सकते हैं। ये सभी चीजें ऐड करो, साथ में सैलेड वगैरह जरूर ऐड करें अपने डाइट में। ठीक है, इतना करना है। और 3 महीने का एक कोर्स रखना है प्रोडक्ट का। 3 महीने में आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। ओके, डाइबोड ऑफ रस पे बात करते हैं। डायबिटीज, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बिजनेस पर्पस से भी अगर आपने खाली डायबिटीज पे काम करना शुरू कर दिया ना, कि मैं वेलनेस में ही काम करूंगा, मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड काम करना है और मुझे खाली डायबिटीज वाले पेशेंट को ठीक करना है, तो भी आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, भारत में डायबिटीज वाले पेशेंट हर घर में आपको मिलेंगे आज की डेट में जनरली। चाहे वो छोटा शहर है चाहे वो बड़ा शहर है, मैटर नहीं करता, डायबिटीज के मरीज हमेशा मिलेंगे। और डायबिटीज रिवर्स करना बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमें कुछ बेसिक चीजों का खाली ध्यान रखना है। देखिए, डायबिटीज वाले केस में ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सेकेंडरी है, ये बाद में काम आएगा। पहले हमें परहेज पे काम करना है। तो डायबिटीज में मैं थोड़ा सा लंबा परहेज अभी बताने वाला हूं, इस चीज को जरूर नोट डाउन करें। सबसे पहले डायबिटीज में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट से पहले किसी प्रकार का मीठा सामान पेशेंट को बिल्कुल मना करते हैं। जैसे चीनी नहीं खाना, शहद नहीं लेना है, गुड़ नहीं लेना। जबकि गुड़ आयुर्वेदा में बड़ा अच्छा माना जाता है, बट स्टिल डायबिटीज वाले रोगी को हमें नहीं देना, गुड़ भी हमने मना कर दिया। खांड पता होगा बहुत सारे लोगों को, खांड भी नहीं देना है। खांड भी अच्छी चीज होती है बट डायबिटीज वाले मरीज के लिए अच्छी चीज नहीं है, इतना हमने मना किया। अब मीठा फल बिल्कुल ना दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे फल तो नेचुरल है, नहीं, नेचुरल स्वीटनर से भी शुगर लेवल स्पाइक होगा। तो फलों का सेवन भी बिल्कुल वर्जित रहेगा यहाँ पे। इसके बाद रोटी तो बिल्कुल खाना है, लेकिन हम आटे का तरीका बदल देंगे। हम मल्टी ग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह सब मिला हुआ होता है। वैसा आटा लेंगे। आटा बहुत ज्यादा महीन ना पिसा हुआ हो, खुरदुरा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब अभी खत्म नहीं हुआ है तो प्लीज आप लोग नाराज ना हो, मैं थोड़ा सा और बताने वाला हूँ। इसके बाद से चावल बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि मैं चावल के बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। आई गेस यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल चावल प्रेमी होंगे, चाहे दिन में 1 या 2 बार जरूर खाते होंगे, है ना? कुछ लोग हैं तो प्लीज एक बार मुझे बता दें कि हाँ जी सर, चावल तो हमें डेली चाहिए। कितने लोगों को डेली चावल चाहिए, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे आप लोग स्क्रीन पे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रात को कितने लोग चावल खाते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। रात को भी खाने वाले लोग हैं, चलो नाइस, ओके 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 ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
स्पेशली डायबिटीज वाले मरीज के लिए चावल ना बिल्कुल मॉर्निंग में खाना चाहिए, ना ही रात को खाना चाहिए। चावल हम कब खाएंगे? हमेशा दोपहर के वक्त खाएंगे। ठीक है? कैसा चावल खाएंगे ये भी समझिए। हमें दोपहर के वक्त स्टीम्ड राइस खाना है। जिस चावल से हम पानी को निकाल कर फेंक देते हैं वैसा चावल, प्रेशर कुकर वाला राइस बिल्कुल ना खाएं। गरम चावल होना चाहिए। और दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है? क्योंकि दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। उस वक्त हम उस चावल को भी इजीली पचा सकते हैं। तो चावल कब खाएंगे? दोपहर के वक्त। इसके बाद क्या करना है? जिसको भी डायबिटीज की समस्या है, जिसको फैटी लीवर की समस्या है, जिसको लिवर सिरोसिस की समस्या है, और जिसको वेट लॉस करना है, ऐसे लोग दोपहर के लंच से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाएंगे। ये नियम बना ले। फैटी लीवर वाले, डायबिटीज वाले, लिवर सिरोसिस वाले, या जिनको वजन कम करना है, इन कैटेगरी के लोग हमेशा भोजन से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, दोपहर के भोजन से 200 ग्राम सलाद जरूर खाएंगे। ठीक है? और आखिरी चीज हमें क्या करना है? पूरे दिन में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। यह अमृत के जैसे काम करेगा डायबिटीज वाले केस में। ठीक है? वैसे मैं पानी का एक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, अगर किसी दिन ऑफलाइन आऊंगा तो पानी का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको दे के जाऊंगा डायबिटीज के लिए स्पेशली। ठीक है? अभी खाली आप लिख लें इस चीज को, जनरली गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास पीना है। इतना हमने कर लिया, हम 30 से 40% डायबिटीज को यहीं पे रिवर्स कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस करके भी। अब जो जटिल समस्या है, जो बचा हुआ 60% है, उसके लिए प्रोडक्ट है हमारा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्या प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, क्या डोज है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम फेनुग्रिक ऐड करेंगे इधर भी। सुबह सुबह खाली पेट 1 फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। ध्यान रहे, अगर मैंने गुनगुना पानी बोला है तो प्लीज गुनगुना पानी लिखें। ये गुनगुना पानी भी प्रोडक्ट से कम नहीं है, ये प्रोडक्ट के जैसे काम आएगा। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। ठीक है? फेनुग्रिक ले लिया हमने। अब इसके बाद से हमें क्या करना है आगे? खाने से 1 घंटा पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले और डिनर से 1 घंटा पहले, 25 ml डाइबोडोक रस दिन में 2 बार। ब्रेकफास्ट से पहले ले लिया, डिनर से पहले ले लिया, 25 ml डाइबोडोक रस। ठीक है? पहले लेना है। कितना पहले? 1 घंटा पहले ऐड करेंगे। अब खाने के बाद वाले सारे प्रोडक्ट्स है, खाने से पहले तो हमने ऐड कर लिया, अब खाने के बाद हम क्या करेंगे? क्लोरोडॉक ऐड करेंगे यहां पे भी। ठीक है? क्लोरो कितना ऐड करना है हमें? 25-25 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडॉक 25-25 ml दिन में 2 बार। डायबिटीज वाले केस में हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम किया था अपने डाइट से, तो हम फाइबर को बढ़ाएंगे। तो सलाद वगैरह तो आप लोग खा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास एक एक्टिव फाइबर आता है, वो जरूर ऐड करें। कितना लेंगे एक्टिव फाइबर? 5 ग्राम। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएंगे, दिन में 2 बार पियेंगे। 5 ग्राम एक्टिव फाइबर 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। और आखिरी में त्रिफला। ठीक है? त्रिफला का मैंने तरीका स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। रात को डिनर से 1 घंटे के बाद डिनर कर लिया, 1 घंटे का गैप लगा लिया, और अब हम त्रिफला ऐड करेंगे 20 ml 100 ml गुनगुने पानी के साथ। यानी कि त्रिफला का एक तरीका बताता हूं, जितना त्रिफला होता है ना उसका 5 गुना ज्यादा पानी होना चाहिए। तो सपोज कीजिए अगर 20 ml त्रिफला है तो पानी कितना? 100 ml। किसी केस में अगर हमने 10 ml त्रिफला दिया है तो पानी कितना होगा? 50 ml। ये फॉर्मूला आप समझ लें। त्रिफला के बाद हमें क्या करना है? किसी प्रकार का भोजन ना करें, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, रात को हमने दूध पिया है, क्या त्रिफला ले लें? नहीं। अगर रात को दूध पीते हैं तो त्रिफला ना लें, और अगर लेना भी है तो कम से कम 3 घंटे का गैप लगाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जिसको भी मैंने त्रिफला बताया है ना, या आप भी जिसको त्रिफला बताएंगे, उसको ये चीज जरूर बोलें
कि दूध नहीं पीना है रात्रि के वक्त, ठीक है। और वैसे भी डायबिटीज वाले केस में हम डेयरी प्रोडक्ट्स कम करते हैं, ये कॉमन सी चीज है, तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए लिवर पे बात करते हैं अब हम। लीवर या लिवर सिरोसिस की समस्या हो, या हेपेटाइटिस की समस्या हो, या फिर जॉन्डिस की समस्या हो, ठीक है, सभी केस में ये प्रोडक्ट काम आएगा। और वैसे लिवर के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे इंटरनल ऑर्गेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेन है ये। जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गेन्स होते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेन हमारा लिवर होता है। लगभग 2 सवा 2 किलो के आसपास का इसका वेट होता है। और इसको पाचन तंत्र का राजा भी कहते हैं, डाइजेस्टिव किंग। और लिवर के बारे में एक बात कही गई है कि जितना केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होता है ना, उसका 90% रिएक्शन लिवर भी करता है। जितना एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए ना, उसका 90% एनर्जी लिवर को भी चाहिए, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। देखिए मैं सिंपली तरीके से आपको समझाता हूं, मैं मेडिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल यूज नहीं करता हूं। सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे कि देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ना, रोटी चावल दूध दही सब्जी, जो भी खाना आप लोग खाते हो, वो खाना अंदर जाके, वो न्यूट्रिशन अंदर जाके हमारे लिवर से डायरेक्शन मांगता है कि हमें काम कैसे करना है। और लिवर उन चीजों को डायरेक्शन में अप्लाई करवाता है। जैसे प्रोटीन, आपका काम ये है मसल्स को रिकवरी देनी है, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है। फाइबर आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को, और खास करके हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मिनरल्स का अपना काम है, फैट का अपना काम है, ये सारा डायरेक्शन देने का काम लिवर करता है। अब आप सपोज करें, अगर ये लिवर खराब हो जाए तो आप जो भी खाना खाओगे ना, जो भी न्यूट्रिशन लोगे, वो न्यूट्रिशन अंदर जाके काम नहीं करेगा, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आपको मार्केट में ट्रेंडिंग प्रॉब्लम पे काम करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रॉब्लम अभी मार्केट में है डायबिटीज, और साथ में फैटी लिवर। अभी 2025 में, 2025 का एक सर्वे है, दिल्ली एम्स ने एक सर्वे करवाया था खाली दिल्ली के अंदर। और खाली दिल्ली में 6 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा फैटी लिवर के पेशेंट मिले हैं। आप सोचिए, अगर दिल्ली में 15 लाख फैटी लिवर के पेशेंट हैं, पूरे भारत में कितने पेशेंट होंगे। तो बिजनेस पर्पस से भी आप अगर फैटी लीवर पे भी खाली काम करना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा डायबिटीज के जैसे। तो लिवर का क्या कॉम्बिनेशन होता है लिवर वाले केस के लिए, मैं उसका एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। फिर कुछ खान पान में परहेज भी करने हैं, उन परहेज को भी जरूर लिखें। पहले कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना है एलोवेरा। जो हमारा एलोवेरा सिरप आता है, सुबह सुबह खाली पेट 15 ml एलोवेरा सिरप पियेंगे, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट 15 ml एलोवेरा सिरप। अब एलोवेरा सिरप पी लिया, अब 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। मॉर्निंग में पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद हमें 15 ml लिवोडॉक रस पीना है। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 15 ml लिवोडॉक रस। ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम आधा घंटा का गैप जरूर लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। डिनर के बाद भी आधा घंटा का गैप लगा दें, चाहे तो 1 घंटा का भी लगा सकते हैं, लेकिन आधा घंटा का भी चलेगा। लिवोडॉक ले लिया। लिवोडॉक के बाद दोपहर का जब हम लंच कंप्लीट करेंगे, ठीक है, खाली दोपहर के लंच के बाद ध्यान रखें, दोपहर के लंच के बाद हमें 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर ऐड करना है पानी के साथ। लगभग आधा ग्लास पानी लेंगे और 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर उसके साथ मिला के पियेंगे, ठीक है। ये खाली हमें दोपहर के लंच के बाद लेना है, ध्यान रखें। इसके बाद से रात को हमें त्रिफला लेना है। त्रिफला लेने का तरीका सबको पता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पता है तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करके आप लोग बता दें। ओके ओके ठीक है। चलिए, अब ये हमारा एक जनरल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर फैटी लिवर ग्रेड 2 की समस्या है, लिवर सिरोसिस की समस्या है, छाले पड़ गए हैं लिवर पे, तो एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रहेगा, उसको आप लोग लिख लें। इस प्रोडक्ट को आप ऐड करके दे सकते हैं, जिसका नाम है पुनर्नवा, ठीक है।
अगर समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है तो 10-10 ml पुनर्नवा दिन में 2 बार जरूर ऐड करेंगे। क्लियर? अब खान पान में क्या परहेज करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिवर वाले केस में हमें दूध नहीं पीना है। ठीक है? दूध बिल्कुल बंद कर दें। दूध से बने हुए जितने भी आइटम्स होते हैं वो सभी बंद होने चाहिए। चाहे घी हो, बटर हो, पनीर हो, छाछ हो, दही हो, बिल्कुल नहीं खाना है। सभी चीजें बंद। फलों का सेवन इस्तेमाल ना करें। ठीक है? तो सेब हो गया, अनार हो गया, जितने भी मीठे फल होते हैं ना स्पेशली, उसे नहीं खाने हैं। इसके बाद से जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, चिकन नहीं खाना है, एग नहीं खाना है, मटन नहीं खाएंगे, सोयाबीन नहीं खाना है। ठीक है? जो छोले होते हैं वो भी ना खाएं। तो जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, राजमा वगैरह, वैसी चीजों का भी सेवन हम बंद करेंगे थोड़े समय के लिए। फाइबरस फूड ज्यादा खाएं। ठीक है? लिक्विड डाइट भी ज्यादा लें। तो नारियल पानी वगैरह जरूर पीना है। एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर पिए नारियल पानी। पानी का डोज जो नॉर्मल होता है वैसा पानी पियेंगे। ठीक है? और लिवर वाले पेशेंट भी एक चीज ध्यान रखें, लंबे समय तक खाने में गैप ना लगाएं। बहुत लंबा गैप नहीं रखना है क्योंकि गैस की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। इस हिसाब से खाना अपना टाइम टू टाइम खाए। भले कम खाए लेकिन टाइम टू टाइम खाए। ठीक है? और 3 महीने का मिनिमम साइकिल इस प्रोडक्ट का रखना है बिना गैप के। क्लियर? चलिए, अब हम कार्डियोडॉक पे बात करेंगे। इसके बाद से 3-4 प्रोडक्ट और देखेंगे। जितने भी मेन मेन अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन पे बात करेंगे आज हम, और फिर वाइंड अप करेंगे। तो लगभग 5 आप कैटेगरी अभी और देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से। कार्डियोडॉक के बाद हम बात कर लेंगे गैस के ऊपर। फिर बच्चों का प्रोडक्ट है उस पर बात करेंगे। फिर ऑर्थोपेडिक कंडीशंस पे बात करेंगे। और पाइल्स वगैरह के लिए सवाल आ रहे हैं तो पाइल्स के लिए भी मैं अभी सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है? चलिए, तो कार्डियोडॉक पे बात करते हैं। ये हमारे कार्डियो वस्कुलर डिजीज पे काम करते हैं। जैसे अगर किसी का एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। अगर ब्लॉकेज है हार्ट में, ठीक है, उस ब्लॉकेज में भी ये प्रोडक्ट काम आता है। अगर आर्टरीज में फैट क्लियरिंग बहुत ज्यादा आ गई है, आर्टरीज में भी ब्लॉकेज है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। हार्ट के मसल्स अगर लूज हो गए हैं, ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते अच्छे से, ऑक्सीजन फ्लोट नहीं हो पाता, उस केस में भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। ठीक है? ओवरऑल जितने भी दिलों से जुड़ी हुई समस्या होती है वहां पे ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है और खान पान में क्या परहेज करना है, एक एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा आपको, उस चीज को भी जरूर नोट डाउन करें। पहले हम कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले फेनुग्रिक ऐड करना है हमने। ठीक है? फेनुग्रिक लेने का तरीका सबको पता चल गया, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया था। अगर पता है तो प्लीज एक बार मुझे आप लोग कंफर्मेशन दे दें कि यस सर, हमें फेनुग्रिक लेने का तरीका पता है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। फेनुग्रिक कैसे लेना है आपको पता है तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ऐड करते हैं कार्डियोडॉक। ये खाने के बाद लेना है। तो 25 ml कार्डियोडॉक खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 25 ml कार्डियोडॉक खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। कार्डियोडॉक ले लिया। कार्डियो के बाद हम सीबक डॉक ऐड करेंगे। सीबक डॉक उनको जरूर दे जिनको आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या है, उनको तो जरूर देना है ये प्रोडक्ट। सीबक का डोज कितना रहेगा? 15-15 ml दिन में 2 बार। मैं रिपीट करूं, जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट डोज भी है, तो डोज को भी जरूर नोट डाउन करें। 15-15 ml सीबक डॉक रस दिन में 2 बार। सीबक डॉक ले लिया। अब हम रात को डिनर के बाद एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड करेंगे। इसको आप खाली अर्जुन कैप्सूल लिख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और डिनर के बाद लेना है और एक कैप्सूल से ज्यादा ना लें। ठीक है? ये हमारा एक जनरल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर समस्या थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है या कोई और प्रॉब्लम है तो हम उस हिसाब से कॉम्बिनेशंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये जनरल कॉम्बिनेशन था जो आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज में देंगे। परहेज क्या करना है? बेसिक सा परहेज है, ऑयल फूड ना खाएं।
जिस खाने में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उस खाने से हमें बचना है। एक गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है या आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या होती है, वैसे लोग एकदम से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते हैं मुझे फिट होना है। और फिर हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिम के वक्त भी हार्ट अटैक की दिक्कत आई है। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमारे हार्ट के मसल्स ऑलरेडी कमजोर हैं, उस वक्त अगर हमने हार्ट पे प्रेशर डाला तो कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ सकती है। तो हम बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे। इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने प्राणों पे काम करना है, तो हम प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करना है इस केस के लिए? नारी शोधन प्राणायाम। ये एक प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको ब्लॉकेजेस की समस्या है उनके लिए तो जरूर ये प्राणायाम जरूर कराएं। कैसे करते हैं, कब करना है, मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्योदय का समय होता है उस वक्त धूप में बैठे। ठीक है, 5 बजे के आसपास धूप में बैठ के 5-5 मिनट का 3 साइकिल नारी शोधन का कंप्लीट करें। पहला 5 मिनट किया, 2 मिनट का गैप, दूसरा 5 मिनट, वापस से 2 मिनट का गैप, और जब तीसरा 5 मिनट कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। इसके इफेक्ट को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें आप अपने पेशेंट को जरूर बताएंगे। क्लियर? चलिए, एलोवेरा को मैं स्किप कर रहा हूं, ये तो हमने कॉम्बिनेशन में देख लिया था। गैस और कब्ज की समस्या में हमें क्या करना चाहिए उस पे बात कर लेते हैं। उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है मैं बता देता हूँ। ये सीबक आफ्टर फूड, हाँ जी, फूड के बाद लेना है। जो खाली पेट था वो मैंने स्पेशली बता दिया है। और जनरली हमारे मेन मेन प्रोडक्ट सब खाना खाने के बाद है। खाली पेट वाले मैंने स्पेशली बोला है, सीबक वगैरह सब खाने के बाद लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो गैस और कब्ज में कॉम्बिनेशन क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, चाहे गैस की समस्या हो या कब्ज की समस्या हो। यहाँ पे हम 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट हैं? पहला गैस्ट्रोक कैप्सूल। गैस्ट्रोक कैप्सूल लेते कैसे हैं? हमेशा इसको खाने से पहले लें। ये खाने के बाद नहीं लेना है, खाने से कम 1 घंटा पहले ले लें। ठीक है, दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल। गैस्ट्रोक ले लिया। अब दोपहर का जब लंच कंप्लीट हो जाए तो डाइजीडॉक पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, दोपहर के भोजन के बाद 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर पानी के साथ। पानी अगर गुनगुना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डाइजीडॉक ले लिया। रात को हमें क्या करना है, डिनर के बाद कब्ज डॉग ग्रैन्यूल ऐड करना है। ये ग्रैन्यूल कैसे लेते हैं? बहुत ही सिंपल है। डिनर कर लिया, 3 से 4 ग्राम के आसपास, मैक्सिमम 5 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं रखना है। तो अगर माइल्ड प्रॉब्लम है 3 ग्राम के आसपास ये कब्ज डॉग ग्रैन्यूल लेंगे और 1 कप गुनगुने पानी के साथ पिएंगे। ठीक है, परहेज क्या क्या करना है गैस और कब्ज में? तीखा सामान नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तीखा ना खाएं। मैदा से बचना है। ठीक है, मैदा भी ना खाएं। तो तीखा और मैदा, ये 2 चीज तो हटा दिया। इसके बाद से अपने खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। ठीक है, खाना खा लिया, कम से कम आधा घंटा का गैप लगाए, उसके बाद पानी पिए। और बहुत लंबे समय तक बैठना नहीं है एक जगह, थोड़ा वॉक वगैरह करते रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीज है, मेरे बताने से पहले से आप सभी को पता होगा। तो ये बेसिक सी चीज है, हम सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन चीजों का खाली ध्यान रखें। ठीक है, अभी सवाल आया था कि सर पाइल्स में क्या देना है, तो चलिए मैं पाइल्स के लिए भी बता ही देता हूँ। और पाइल्स के बाद हम किडनी स्टोन के लिए कॉम्बिनेशन देख लेंगे। उसके बाद से गठिया का कॉम्बिनेशन देख लेंगे और ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पाइल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पाइल्स बेसिकली ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई एक समस्या है। हमारे एब्डोमन मसल को, मैं बता रहा हूँ, एब्डोमन मसल से बाहर रेक्टम का जो एरिया होता है, कोलोन एरिया होता है, वहां से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स बाहर आ जाते हैं।
और यहाँ पे ये प्रॉब्लम रातों रात नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 1 महीना पहले तक तो मैं फिट था, अभी मुझे पाइल्स की दिक्कत आ गई। नहीं, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। हमारे लाइफस्टाइल में जैसे जैसे हम बदलाव करते हैं वैसे वैसे ये दिक्कतें बढ़ जाती है। मैंने पाइल्स वाले पेशेंट में एक पैटर्न नोटिस किया है कि जितने भी पाइल्स वाले पेशेंट एटलीस्ट मुझे अब तक मिले हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं। सेकेंड चीज, नॉन वेजिटेरियन भी मोस्टली लोग होते हैं। पाइल्स वाले जितने पेशेंट हैं 90% लोग प्योरली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उनको सबसे पहले हमें परहेज में मसाले और नॉन वेज, यानी कि हार्ड प्रोटीन जिसमें होता है वैसी चीजें बंद करा देनी है। ठीक है, जो पचने में बहुत समय लगे वैसी चीजें नहीं खानी है। इसके बाद से नमक हमें चेंज करना है पाइल्स वाले पेशेंट का। हम लो सोडियम सॉल्ट लेंगे। तो व्हाइट नमक बिल्कुल ना दें, जो सफेद नमक होता है वो नहीं देना है, सेंधा नमक देना है। ठीक है, सेंधा नमक सबको पता होगा, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, सेंधा नमक देंगे। इसके बाद से जो भी पेशेंट होगा उसके खाने में चुटकी भर हल्दी ज्यादा मिलाए। जो भी आप खिचड़ी वगैरह देते हो, दलिया देते हो, उसमें थोड़ा सा हल्दी ज्यादा डालना है। ठीक है, इन चीजों का खाली बेसिक हमें चेंजेस लाने हैं। अब पानी वगैरह नॉर्मली पीना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्या है तो सबसे पहले एलोवेरा जरूर ऐड करें। ठीक है, मोस्टली जो पेट से जुड़ी हुई जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें हम एलोवेरा ऐड करते हैं। तो एलोवेरा लेने का तरीका सबको पता चल गया होगा, उस हिसाब से एलोवेरा लिखे। एलोवेरा ले लिया। आप खाना खाने के बाद 20-20 ml पाइलोडॉक दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद 20-20 ml पाइलोडॉक दिन में 2 बार ऐड करना है। पाइलोडॉक ले लिया। पाइलोडॉक लेने के बाद हमें क्या करना है? अगेन, डाइजेशन को भी बेहतर बनाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है डाइजीडॉक, तो प्लीज उसको नोट डाउन करें। क्योंकि खाली हमें पाइल्स पे काम नहीं करनी, हमें एक ओवरऑल पाचन तंत्र को बेहतर बनाना है। डाइजीडॉक कैसे लेते हैं मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था। दोपहर के लंच के बाद 5 ग्राम, उस हिसाब से डाइजीडॉक लिखे। डाइजीडॉक ले लिया। अब चलते हैं रात को। रात में हमारा आखिरी प्रोडक्ट आता है जो डिटॉक्स करता है बॉडी से टॉक्सिन्स को, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला लेने का भी तरीका आपको पता होगा, तो उस हिसाब से त्रिफला लिखें। सिंपल सा इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन परहेज के साथ ये प्रोडक्ट देंगे। आयुर्वेदा में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोग भी वेलनेस कोच हैं, मैं अकेला यहाँ पे वेलनेस कोच नहीं हूं। आप सभी को पता होगा कि प्रोडक्ट कोई चमत्कार नहीं करेगा जब तक हम अपने खान पान को नहीं बदलेंगे। अगर रिजल्ट चाहिए, प्रोडक्ट के साथ साथ आप बेसिक चेंजेस जरूर कराएं और पेशेंट का फॉलो अप लेते रहें। हर हफ्ते या 10 दिनों पे कॉल के थ्रू या मिल के पेशेंट का फॉलो अप जरूर लें कि अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने ज्यादा ग्रोथ हैं। ठीक है, कितना ज्यादा आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपको एक ब्रीफ फॉलो अप जरूर करना है। ठीक है, तो पाइल्स का भी हमने देख लिया, क्लोरोडॉक हमने कॉम्बिनेशन में देख लिया था। तो अब हम चलते हैं स्टोन डॉग पे। ठीक है, पथरी वाले केस में हमें क्या करना चाहिए? पाइल्स वाले केस में लीवोडॉक देना है? नहीं जी, लीवोडॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइल्स वाले केस में लीवोडॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टोन में हमें क्या करना है, यानी कि पथरी की शिकायत अगर किसी को होती है, मोस्टली किडनी में पथरी की शिकायत आती है, बट कभी कभी हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्त की थैली में भी ये पथरी की जो शिकायत है वो बनती है। देखिए रिजल्ट तो दोनों में मिलेगा, किडनी वाले स्टोन में भी मिलेगा और गॉल ब्लैडर में भी मिलेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर का एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए। तो मैं जब भी ऑफलाइन आप लोगों से मिलूंगा तो मैं उस वक्त एक पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला बताऊंगा गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। फिलहाल अभी जो हम बात करेंगे वो किडनी स्टोन के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, अगर किडनी में पथरी की समस्या होती है तो क्या करें? पहले मैं कॉम्बिनेशन पे आता हूँ, उसके बाद से जो बेसिक परहेज है वो बता दूंगा। तो पहले कॉम्बिनेशन में हमें अगेन एलोवेरा जरूर ऐड करना है, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्या है। तो एलोवेरा कैसे लेते हैं सबको पता है। अब बढ़ते हैं आगे। खाना खाने के बाद स्टोन डॉक, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
स्टोन वाले केस में स्टोन डॉग कैसे लेते हैं? 20 से 25 ml स्टोन डॉग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml स्टोन डॉग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ये स्टोन डॉग लेने से हमारे जो किडनी में जो स्टोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। अब उस स्टोन को बाहर निकालने के लिए हमें यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करना है। स्टोन को बाहर निकालने के लिए यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करना है, उसके लिए हम ऐड करेंगे पुनर्नवा। कितना ऐड करना है? 10-10 ml पुनर्नवा दिन में 2 बार। पुनर्नवा ले लिया, यूरिनल ट्रैक्ट को हमने साफ कर लिया। अब रात को हमें क्या करना है? 1 ग्राम शिलाजीत 1 कप गुनगुने पानी के साथ ऐड करना है। स्टोन वाले केस के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि सर स्टोन में भी हमें शिलाजीत देना है। यस, शिलाजीत एक हिमालयन मिनरल है जो कि हमारे किडनी के स्वेलिंग को कम करता है, और अगर किडनी में स्टोन है तो जाहिर सी बात है स्वेलिंग आएगी। तो 1 ग्राम शिलाजीत 1 कप गुनगुने पानी में जरूर मिलाएं और उसे रात को पीना है। ठीक है, और आखिरी में त्रिफला लेंगे। क्लियर? रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट। सबसे पहले एलोवेरा हमने ऐड करा था सुबह सुबह खाली पेट। फिर 20 से 25 ml स्टोन डॉग खाने के बाद दिन में 2 बार। स्टोन डॉग के बाद हमने पुनर्नवा लिया था, ये भी हमारा दिन में 2 बार है। रात को हमने शिलाजीत ऐड करा और उसके बाद से त्रिफला। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा पथरी वाले केस में। परहेज क्या करना है? अगर स्टोन की समस्या होती है तो दूध नहीं पिएंगे। ठीक है, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम से इजिली स्टोन दोबारा बन सकता है। थोड़े समय तक दूध बंद कर दें। इसके बाद से जिस खाने में, यानी कि जिस फल में, जिस सब्जी में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, अनार, अमरूद, ऐसे फल, ऐसे सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना है। क्लियर? पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पीना है। ठीक है, अगर सपोज करो मुझे पूरे दिन में अगर 3.5 लीटर पानी चाहिए और मुझे अगर स्टोन की समस्या है तो अब मैं 4.5 लीटर पानी पीऊंगा ताकि मेरा यूरिनल फ्लो बना रहे। तो पानी हम अपनी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है। अभी एसओएस की बात है, वहां पे किसी को किडनी स्टोन की समस्या थी, 2 स्टोन थे उसकी किडनी में, और हमने सेम कॉम्बिनेशन दिया उनको, परहेज के साथ बताया, और उनका रिजल्ट 7 दिनों के अंदर आ गया था, विद इन 7 डेज। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट 7 दिनों के अंदर भी आया है, कुछ लोगों का रिजल्ट 25 दिनों के बाद आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट 40 दिनों के बाद भी आया है। डिपेंड करता है हम कितने ईमानदारी से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने परहेज के साथ कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से प्रोडक्ट लिया है, परहेज के साथ लिया है, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किड्जी डॉग पे बात करेंगे, फिर ऑर्थो पे बात करेंगे और ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। तो हमारा सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है ये किड्जी डॉग। प्रोडक्ट ऑर्थो है और हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर मैं बताऊंगा अभी तो वो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, मजा नहीं आएगा हमें सीखने में। अभी हम आराम आराम से सीखेंगे, तरीके से सीखेंगे। देखिए किड्जी डॉग जो ये प्रोडक्ट है ना, ये हमारे बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती क्या करा, उनको लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये खाली बीमार बच्चों को देना है। नहीं, ये प्रोडक्ट हमने बनाया है बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए। क्योंकि एक टर्म हम सभी इस्तेमाल करते हैं, बचपन से हमने पढ़ा भी है, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रोडक्ट आप बीमार बच्चों को देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर आपके बच्चे बीमार ना हो, उन्हें भी ये प्रोडक्ट जरूर देना है। ये हमारे बच्चों के मानसिक विकास में भी बहुत ज्यादा सहायता करेगा, शारीरिक विकास में भी बहुत ज्यादा सहायता करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे मेंटल ग्रोथ को प्रोमोट करता है। जैसे ब्रह्मी है इसके अंदर, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। लंग्स कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए हमने इसमें तुलसी का इस्तेमाल किया हुआ है। प्लेटलेट्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसको ग्रोथ कराने के लिए हमने गिलोय का इस्तेमाल किया हुआ है।
न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कराने के लिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ओवरऑल ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है बच्चों का। किड्जी डॉग के देते समय एक चीज का ध्यान रखें कि किड्जी डॉग प्रोडक्ट कभी भी बच्चे को खाली पेट ना दे। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमेशा खाना खाने के बाद लेना है। खाली पेट अगर आपने दिया है ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद ही ये प्रोडक्ट देंगे। कितना देंगे? अगर छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल का छोटा बच्चा है, तो 3 से 4 ml तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, दिन में 2 बार। अगर बच्चे की उम्र 8 साल 10 साल 12 साल है, उसे हम 10-10 ml करके दिन में 2 बार देंगे। 2 बार से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में दे दिया, रात को दे दिया, खत्म। इसके अलावा क्या और ऐड कर सकते हैं? तो किड्जी के साथ साथ आप चाहें तो च्यवनप्राश भी ऐड कर सकते हैं, 2.5 से 3 ग्राम के आसपास। और इसके साथ जो किड्स प्रोटीन पाउडर आता है, जो बच्चों का एक प्रोटीन पाउडर है, वो प्रोडक्ट भी जरूर ऐड करें। किड्स प्रोटीन कितना लेना है? उसको हमेशा दूध के साथ लें, और 10 ग्राम से ज्यादा ना मिलाएं दूध में। 1 गिलास दूध में 10 ग्राम किड्स प्रोटीन पाउडर मिला के पूरे दिन में एक बार देना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि किड्स प्रोटीन आप बच्चों को रात में दें, सोने से पहले 1 गिलास दूध में मिलाकर। ठीक है, और रिपीट ना करें पूरे दिन में, खाली एक बार। तो अगर कोई पूछे कि बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो 3 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बता दिए, किड्सी डॉग, च्यवनप्राश और किड्स प्रोटीन पाउडर। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट आप बच्चों को देंगे। चलिए, हमारा आखिरी प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग का, ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ये हमारे ऑर्थोपेडिक डिजीज में काम आता है। जैसे गठिया में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, वहां पे भी बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। तो मैं एक चीज बता दूं, ऑर्थोडॉक के साथ एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि ऑर्थोडॉक का डोज बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट अपने जगह पे काम तब करेगा जब हमने सटीक डोज देना शुरू किया है पेशेंट को। तो ऑर्थो के साथ मिस्टेक ये बहुत सारे लोग कर रहे थे कि कभी 35-35 ml तक डोज दे रहे थे, 40-40 ml तक डोज दे रहे थे। उतना जाना ही नहीं है। ऑर्थो का डोज हमें बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। ऑर्थो के जो कॉम्बिनेशंस में हम प्रोडक्ट रखते हैं, उनका डोज भी हमें कम रखना है। तो इसका जो मैं अभी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसमें सारे डोज जिस हिसाब से बताए जाएंगे, आप लोग उसी हिसाब से लिखेंगे। कुछ प्रॉब्लम में हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जनरली डोज को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम फेनोग्रिक ऐड करते हैं इस केस में भी। फेनोग्रिक मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बताया, यहां पे भी जरूर लिखें। फेनोग्रिक कैसे लेना आपको पता चल गया होगा। मॉर्निंग में खाली पेट 1 फेनोग्रिक गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। अब हमारा ऑर्थोडॉक आ गया मेन प्रोडक्ट। खास करके गठिया के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो जिनको गठिया की समस्या है, उनको तो आप जरूर दें ये प्रोडक्ट। कैसे लेते हैं ऑर्थो? तो यहाँ पे डोज रहेगा मात्र 20 से 25 ml तक, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 20 से 25 ml ऑर्थो लिया, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml ऑर्थो, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। ये एक छोटा सा गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो ले लिया। अब ऑर्थो के बाद खास करके गठिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर स्वेलिंग की समस्या आ गई है, सूजन बढ़ा हुआ है, क्या करें? स्टिफनेस आ गया है जॉइंट में, क्या करें? तो स्वेलिंग को कम करने के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए हम नोनी डॉक ऐड करेंगे। ठीक है, तो 15-15 ml नोनी डॉक दिन में 2 बार। 15-15 ml नोनी डॉक दिन में 2 बार। अब रात को हमें क्या करना है? डिनर के बाद एक काउसी डॉक कैप्सूल ऐड करना है, और एक ओमेगा डॉग कैप्सूल ऐड करना है। काउसी डॉग यहाँ पे करेगा क्या? हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करेगा। जो लोग कहते हैं ना कि घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, घिस गया है घुटना, प्लेट्स घिस गए हैं घुटने के, ग्रीस बहुत कम हो गया, उस केस में हम काउसी डॉग ऐड कर लें यहाँ पे। ठीक है, कार्टिलेज को बेहतर बनाने के लिए काउसी ऐड कर लिया। और ओमेगा डॉक एक हेल्दी फैट है जो कि हमारे लिगामेंट को भी मजबूत रखता है। तो काउसी और ओमेगा हमेशा रात को ऐड करें, और एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं देना है। काउसी डॉग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए
ओमेगा डॉग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें रात को 200 ml दूध पीना है, विदाउट शुगर। मैं रिपीट कर दूं, दूध में शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। बाई चांस अगर दर्द की समस्या होती है, ठीक है, खास करके गठिया वाले लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर दर्द की समस्या होती है तो जेसी ऑयल का इस्तेमाल आप करा सकते हैं, ठीक है। खाने में अगर कोई प्रोडक्ट देना है दर्द वाले केस में तो कर्की डॉग दे सकते हैं। और अगर ऑयल के हिसाब से बताऊं तो जेसी ऑयल। जेसी ऑयल लगाते कैसे हैं? है तो ये तेल, लेकिन इस तेल के इस्तेमाल के बाद मालिश नहीं करना है, ठीक है। सपोज करें किसी के घुटने में दर्द है, तो 5 से 8 बूंद जेसी ऑयल को रखना है उनके घुटने पे, हल्के हाथों से खाली तेल को फैला दें। तेल धीरे धीरे जाकर टिश्यू में ऑब्जर्व होगा और जो भी दर्द की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। पूरे दिन में 3 बार मैक्स हो गया ये, ठीक है। अगर बाई चांस जेसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जेसी जेल हमारे पास है, जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट। आप जेसी ऑयल के बदले इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जेल के जैसे आता है, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर किसी के नसों में समस्या है, अगर नसों में खिंचाव आ गया है या नसों के अंदर स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, या कहीं पे नस दब गए हैं, कोई मस्कुलर क्रैम्प के साथ साथ नस हमारे दब गए हैं, तो वेंडोक ऑयल का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना है वेंडोक ऑयल का? जैसा जेसी ऑयल का बताया था, बिल्कुल वेंडोक ऑयल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। जहां पे प्रॉब्लम है, 5 से 8 बूंद वेंडोक ऑयल को वहां पे रख के हल्के हाथों से खाली फैला दें। ये तेल धीरे धीरे जाके टिश्यू में ऑब्जर्व होकर अपना काम कर जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट प्रोडक्ट। स्क्रीन की शेयरिंग को मैं ऑफ करता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ कर दिया। और अभी सवाल आया था कि सर गॉल ब्लैडर वाले केस को भी आप अभी बता दो। देखिए, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। मुझे कम से कम इसके लिए 40 मिनट का समय चाहिए। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। तो मे बी नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग में मैं बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा गॉल ब्लैडर के बारे में। अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक सवाल है सर जिसका, जस्ट सेकंड, सवाल में एक बार देख लूं। सर जिसका शुगर एंड बीपी प्रॉब्लम है एंड पैरालिसिस, ओके ठीक है। चलिए, मल्टीपल अगर प्रॉब्लम है ना, जैसे इस केस में बीपी हाई है या लो है, पहले ये बता दे ब्रिज किशोर जी। बीपी की जो समस्या है, हाई बीपी की या लो बीपी की है, पहले ये कंफर्म कर दीजिए एक बार। हाई बीपी, चलो ठीक है, ओके। देखिए, हाई बीपी है और पैरालिसिस भी है, तो हाई बीपी में हम ठंडर नहीं देते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो ठंडर तो यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज की भी समस्या है, पैरालिसिस की भी समस्या है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो डायबिटीज से बड़ी प्रॉब्लम पैरालिसिस है। तो पहले हम पैरालिसिस पे काम करेंगे, ठीक है। तो पैरालिसिस हाई बीपी वाले केस में नहीं देना है, और सॉरी, थंडर ब्लास्ट हाई बीपी वाले केस में नहीं देना है। तो थंडर तो बिल्कुल नहीं ऐड करना है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हम यहाँ पे च्यवनप्राश ऐड कर सकते हैं। पैरालिसिस वाले पेशेंट को आप च्यवनप्राश खिलाने का ट्राई करें, ठीक है। च्यवनप्राश में भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी है जो यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद से ब्रेन डॉक दें, ठीक है। पैरालिसिस वाले पेशेंट को ब्रेन डॉक भी जरूर देना है। इसके अलावा ब्रह्मी कैप्सूल देना है और अश्वगंधा देना है, ठीक है। ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो आप पैरालिसिस वाले पेशेंट को दे सकते हैं अगर हाई बीपी की शिकायत है तो। क्लियर? मैं अभी मेन मेन सवाल ले रहा हूं जो कॉमन प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड में क्या करना है? चलो ठीक है, यूरिक एसिड के लिए फटाफट मैं बता देता हूँ। यूरिक एसिड भी कॉमन प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड में 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 प्रोडक्ट। सबसे पहले व्हीट ग्रास। तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच व्हीट ग्रास मिला के पी लें, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुना पानी लें, उसमें
सॉरी, 1 गिलास गुनगुना पानी ले, उसमें 1 चम्मच व्हीट ग्रास मिलाए और उसको पी जाए। व्हीट ग्रास पी लिया। अब व्हीट ग्रास पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, ये नियम रखें। ठीक है, व्हीट ग्रास पी लिया, अब 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अब अगला प्रोडक्ट हमारा आता है जिसका नाम है स्टोन डॉक। यूरिक एसिड में स्टोन डॉक बहुत अच्छा काम करता है, तो 15-15 ml स्टोन डॉक जरूर ऐड करें। स्टोन डॉक ऐड कर लिया, ये खाने के बाद है। और आखिरी में करकीडॉक कैप्सूल ऐड करना है। ठीक है, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। तो ये 3 प्रोडक्ट आप, जस्ट अ सेकेंड, ये 3 प्रोडक्ट आप यूरिक एसिड वाले केस में देंगे। ठीक है, और कोई कॉमन प्रॉब्लम? सर, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब खाना खाती हूँ तब मेरा पेट बहुत भारी हो जाता है, दिन भर वीकनेस लगती है, बॉडी पेन होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मैडम ने मैसेज किया है, इनका नाम क्या है, एक बार नाम में देख लूं। सोइना मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी मैम ने मैसेज किया है कि खाना खाने के बाद इनका पेट बहुत ज्यादा भारी रहता है, वीकनेस भी रहती है और बॉडी में पेन भी, यानी कि मस्कुलर फटीग की भी समस्या है। तो देखिए, अगर खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा ब्लोटिंग फील होती है तो आप एक्टिव फाइबर इस्तेमाल करें, और इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है त्रिफला। ये 2 हो गए जो आपको भारीपन महसूस हो रहा है। बॉडी में वीकनेस है, इसके लिए एक मल्टीविटामिन से ऐड कर लें, तो वीकनेस को कम करने के लिए आप विमेन वेलनेस टैबलेट ऐड कर सकती हैं इस केस में। ठीक है, बॉडी पेन होता है, ये बॉडी पेन वीकनेस के वजह से है। तो अगर आपको बॉडी पेन के लिए भी कोई मैं प्रोडक्ट बता दूं कि जो दर्द को खत्म कर दे, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमें रूट कॉज पे काम करना है। वीकनेस आपका कम हो जाएगा, बॉडी पेन ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं? एक्टिव फाइबर इस्तेमाल करना है, त्रिफला इस्तेमाल करना है, और विमेन वेलनेस कैप्सूल। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए, एक आखिरी थायराइड का भी मैं बता देता हूँ। और ये जो एक सवाल आया था जस्ट, लिवर कैंसर, ओके। ये जो लिवर कैंसर वाला केस है ना, इसके लिए मुझे रिपोर्ट चाहिए होगा, बिकॉज मोस्टली कैंसर वाले केस में हम जनरली कुछ ऐसे नहीं बताएंगे, बिना रिपोर्ट्स के मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। थायराइड के लिए मैं बता देता हूँ, देखो, हाइपर थायरोइडिज्म हो या हाइपोथायरोइडिज्म हो, हमें अपने थाई ग्लैंड के शेप को चेंज करना है। लेकिन हाइपर थायरोइडिज्म में जो पतला होने वाला थायराइड होता है, हाइपर थायरोइडिज्म को कहते हैं, जहाँ पे इंसान पतला हो जाता है, वहां पे हमें अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करना है। जो मोटा होने वाला थायराइड है, जिसको हम कहते हैं हाइपो, हाइपो में हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग सेम रहेगा, खाली एक प्रोडक्ट हम बदल देंगे। ठीक है, तो पहले हाइपर थायरोइडिज्म का मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। हाइपर थायरोइडिज्म, रिपीट में कर रहा हूं, हाइपर थायरोइडिज्म क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? सबसे पहले हमें थाइडॉग, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 20-20 ml दिन में 2 बार। ठीक है, हाइपर थायरोइडिज्म का है, तो हमने पहले थाइडॉक ले लिया। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे ऐड करना है ओमेगा डॉक कैप्सूल। एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, सुबह एक ले लिया, शाम को एक ले लिया। थाइडॉक के बाद ओमेगा डॉक कैप्सूल। क्लियर? इसके बाद से यहाँ पे हमें, आप चाहें तो सीबक डॉक ऐड कर सकते हैं या फिर क्लोरो, दोनों में से कोई भी एक, 15-15 ml दिन में 2 बार। या फिर सीबक ऐड करेंगे या फिर क्लोरो। क्लियर? अब रात में है, आखिरी में त्रिफला ऐड करना है। त्रिफला का तरीका सबको पता है। और एक मल्टीविटामिन देंगे। अगर पुरुषों को ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो डे लिफ्ट कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर महिलाओं को ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो विमेन वेलनेस कैप्सूल। ठीक है, पुरुषों के लिए डे लिफ्ट, महिलाओं के लिए विमेन वेलनेस।
ये कौन से केस में हमने ऐड करा था? हाइपरथायरॉयडिज्म में, जहां पे इंसान पतला होने लगता है। अब जो मोटा वाला थायराइड है, जिसको हम हाइपो कहते हैं, हाइपो का क्या कॉम्बिनेशन है वो बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन लगभग सेम है, छोटा सा हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इस केस में हम ऐड करेंगे थाइडॉक, हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, 20-20 ml थाइडॉक हमने ऐड कर लिया दिन में 2 बार। थाइडॉक लेने के 1 घंटे के बाद मेटाडॉक सिरप ऐड करेंगे हम, 10-10 ml मेटाडॉक दिन में 2 बार। ठीक है, मेटाडॉक कैसे लेना है? 1 कप पानी में मेटाडॉक सिरप को मिलाएंगे, उसे उस पानी को पी जाएंगे। ये 10-10 ml दिन में 2 बार मेटाडॉक हमें ऐड करना है। क्लियर? थाइडॉक ऐड कर लिया, मेटाडॉक ऐड कर लिया। इसके बाद से एक्टिव फाइबर ऐड करना है। एक्टिव फाइबर कैसे लेते हैं मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, उस हिसाब से आप एक्टिव फाइबर लिखें। क्लियर? रात को त्रिफला लेंगे और मल्टीवाइटमिन ऐड करेंगे। तो त्रिफला के बाद महिलाओं को अगर देना है तो विमेन वेलनेस, पुरुषों को देना है तो डे लिफ्ट। ये हमारा थायराइड का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, हाँ जी, त्रिफला का यही तरीका है। अगर हमने त्रिफला 20 ml लिया तो पानी का डोज 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद। ठीक है, अगर रात को त्रिफला लेना है तो ध्यान रखिए कि दूध ना पिए। अगर दूध पी लिया तो 3 घंटे का गैप लगाएंगे कम से कम। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आखिरी था। सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे हम खत्म करते हैं। और मैं एक बार देख लूं, अगर ऋषि सर पैनल पे अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से ऋषि सर टेक ओवर करें। सर प्लीज, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच टू यू गौरव सर। थैंक्स अलॉट। आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी जो है हमें दी, बहुत गहन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपने बहुत सहज और सरल तरीके से दी, बहुत बताई आपने बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर पैनल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन, और मेरे टीममेट्स जितने भी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जोरदार और शानदार तालियों से जो है सर को धन्यवाद करें कि सर ने ऑप्शन। इतनी अच्छी जानकारी दी। जोरदार तालियां साथियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो देवी मच। है ये, देवी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव सर। एंड साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसा जैसा सर ने बताया है वैसे वैसे चीजों को आप लोग जरूर फॉलो करें, और जैसा जैसा उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया है उस चीज को जो है बिल्कुल ध्यान से जो है फॉलो करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था, अगर गौरव सर चाहें तो मैं थोड़ा सा एक चीज बताना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक छोटा सा चेंजमेंट था जो कि शिवम सर ने मुझे गाइड किया था। वो भी एक जी। प्रोडक्ट ट्रेनर हैं। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट था, तो उनको शुगर भी है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, और काफी एज है उनका, 60 अबव है, और ब्लड भी उनको कम था। तो ओके। उनको जो है मैंने ब्लड बढ़ाने के लिए हीमोडॉक दे दिया था। तो ओके। हीमोडॉक जो है उसमें मुनक्का वगैरह है, तो उस चीज हम्म। के लिए जो है थोड़ा सा जो है हमें गाइड करना है सभी को कि हीमोडॉक हम जो है किसी शुगर पेशेंट को हीमोडॉक भी हम लोग नहीं दे नहीं सकते हैं अगर देंगे। उनकी ब्लड की कमी है तो ये भी थोड़ा सा जो यस। है हम हम सभी को ध्यान रखना है। तो शिवम सर ने कॉम्बिनेशन बता दिया कि अगर उनको शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो शुगर रिलेटेड किडनी रिलेटेड तो जाएगा ही, और हम्म। अगर उनको ब्लड बढ़ाना है तो हमें उनको जो है आयरन टैबलेट, एक्टिव फाइबर, हम्म। और जो है ये चीजें हम लोग दे सकते और हैं एक उनको। चीज और, अगर जी। किसी को भी हम आयरन टैबलेट देते हैं ना, तो आयरन डायरेक्टली हमारे शरीर में पचता नहीं है। उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन B12 का होना बहुत जरूरी है। तो जी ध्यान आप जी सभी देंगे। हमेशा आयरन टैबलेट अगर किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसके साथ एक विटामिन B12 जरूर ऐड करें। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा 2-3 पेशेंट आए थे मेरे पास जिनका ब्लड भी कम था और शुगर भी था। तो हीमोडॉक भी हमें ध्यान रखना होगा अब से कि किसी शुगर पेशेंट को हीमोडॉक ना दें। तो बिल्कुल तुरंत ब्लड बहुत बहुत जल्दी वो कर देता है शूट। बिल्कुल। थैंक यू और सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच टीममेट्स। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है बहुत अच्छा ट्रेनिंग था,
और हम देखना चाहते हैं आपको नेक्स्ट टाइम से। मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे बड़ा रिग्रेट है बिकॉज मैं कि पिछले सेशन में था और दूसरे आइलैंड पे था, उस समय भी मैं आपको ओके नहीं ओके देख ओके। पाया। और बट मैं कोई यहाँ बात पे नहीं। बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कैमरे को ऑन करने के लिए, और आज मैंने एक सेकंड के लिए भी अपने वेबकैम का एक्सेस नहीं लिया। सो उसके लिए कोई माफी बात है, बट कोई बात नहीं। अगले सेशन में हम नेक्स्ट बहुत टाइम। सारी नई बातें करेंगे, और मोस्टली हम न्यूट्रास्यूटिकल्स पे बात करेंगे, एडवांस आयुर्वेदा पे बात करेंगे, फॉर्मुलेशंस पे बात करेंगे। और ओके। नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम 40 मिनट का हम Q&A जरूर करें। तो आप लोग अपने एग्जैक्टली। सवाल को तैयार रखिएगा। अगले सेशन पे होपफुली मैं खुद मिलूंगा आप लोगों से, और हम थोड़ा एडवांस तरीके से ट्रेनिंग को लेके जाएंगे। और बाकी मैं आप बिल्कुल। लोगों के डिनर में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। प्लीज आप लोग अपने डिनर को एंजॉय करें। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो ट्रेनिंग लेते लेते खाना खा रहे थे, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो बस जाने का समय हो गया है, सभी को ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। जितने थैंक भी यू। आपके गोल्स हैं उनको अचीव करें, मेहनत करें, फील्ड में लग जाएं, और बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऋषि सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच थैंक सर। यू। दोबारा थैंक्स जल्द अलॉट, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, गुड नाइट, गुड शुक्रिया। नाइट। गुड नाइट। सो साथियों, गौरव सर ने इतनी